जब हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें सिर्फ ये सोचकर डर लगता है कि हमारे पैसे डूबने नहीं चाहिए, लेकिन ऑथर डैनियल क्रॉसबी कहते हैं कि एक और तरीके का रिस्क है जिसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, लेकिन उसका सीधा प्रभाव आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है। उस रिस्क का नाम है बिहेवियरल रिस्क, जो कहीं ना कहीं हर एक इन्वेस्टर के अंदर होती ही है, नो मैटर आप एक बिगिनर हो या सालों से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है इंफॉर्मेशन की, डिफरेंट डेटा, रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स, लेकिन फिर भी कभी न कभी इमोशन के बेस पर हम अपना इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं और फिर बाद में हमें प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है। 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज जो मैंने इस बुक से सीखी है वही मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। पहला स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है ओवर कॉन्फिडेंस बायस एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। ऑथर डैनियल ये कहते हैं कि पॉजिटिव सोच रखना इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, लेकिन बहुत बारी पॉजिटिविटी ही आपका नुकसान करा सकती है स्टॉक मार्केट में। एक रिसर्च में अमेरिकन हाई स्कूल स्टूडेंट से ये पूछा गया कि आपको अपनी मैथ स्किल को कंपेयर करना है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी आउट ऑफ 10 आप अपने आप को कितना रेट करोगे सेम स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट से ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब मैं बात करता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड तो उसमें टॉप कंट्रीज भी आती हैं जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, फिनलैंड, जो मैथ्स में बेस्ट इन द वर्ल्ड है। लेकिन सरप्राइजिंगली मोस्ट ऑफ द अमेरिकन स्टूडेंट ने अपने आप को कंसीडर किया बेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन डेटा क्या कहती है कि अमेरिका बहुत ही एवरेज है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक एग्जाम्पल है ओवर कॉन्फिडेंस बायस का, जहां पर लोग ये अज्यूम करते हैं कि उनकी एबिलिटीज दूसरों से बेटर है बिना कोई फैक्ट या डेटा के। ऑथर कहते हैं कि गलत धारणा अपनी एबिलिटीज में आपको स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसी से ही फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर भी निकलता है, जिसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि आपको लगता है कि आप बहुत ही यूनिक इन्वेस्टर हो और आप जो भी शेयर्स को पिक करोगे वो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसका पूरा क्रेडिट आप खुद लेंगे। चाहे कंपनी ने अपने बिजनेस को अपग्रेड किया है, अपनी लीडरशिप को ट्रांसफॉर्म किया है जिससे कि वो बेटर सर्विस एंड उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी काफी अच्छी हो गई है जिससे कि उनका सेल्स बढ़ गया है, लेकिन फिर भी क्रेडिट आपको ही जाता है बिकॉज आपने उसे चूज किया है। और इसी कारण जब ये बबल फूटता है, यानी जब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा होता है, तो वो ब्लेम करते हैं ग्लोबल एंड नेशनल इकोनॉमी को, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं बनते हैं ये बोलकर वो स्टॉक मार्केट से अलविदा ले लेते हैं। आपके मन में कैसी फीलिंग है और आप कैसा फील कर रहे हो, इसके बेसिस पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके रियल पैसे लग रहे हैं और स्मॉल कैलकुलेशन एरर से आपका नुकसान हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। ऑथर डैनियल क्रॉसबी ये कहते हैं, हायरिंग एन एडवाइजर इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन इफ यू वांट टू अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस बायस एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। यानी आपको एक एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए जो आपको हेल्प कर सके आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। लेकिन पर्सनली मुझे ये नहीं लगता कि आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत है इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए और इवन बढ़िया रिटर्न्स अचीव करने के लिए। अगर आप राइट कंटेंट कंज्यूम करेंगे जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब एंड गूगल पे, अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, तो आप डेफिनेटली अपने पैसों को अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे। पर यहाँ क्वेश्चन है टाइम का। अगर आप अभी अपने अर्ली 20s में है तो आपको एक्सपर्ट की कोई जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर आपको टाइम ही नहीं मिलता है, तो एक्सपर्ट को हायर करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। जैसे जो टॉप सेलिब्रिटीज रहते हैं या एथलीट्स रहते हैं या फिर जो स्मॉल बिजनेसमैन रहते हैं, उनके पास टाइम की बहुत कमी है, तो उनके लिए एक्सपर्ट को हायर करना बहुत ज्यादा वैलिड है। तो एक्सपर्ट को हायर करने के 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, यानी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का ये फुल टाइम जॉब है, यानी उन्होंने डेफिनेटली इस फील्ड में सालों मेहनत की है और वो अपने एक्सपीरियंस एंड सर्विसेज के लिए ही आपसे पैसे भी चार्ज करते हैं, इसीलिए आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल कोचिंग। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक फाइनेंशियल कोच की तरह भी काम करते हैं इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। जैसे जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था ऑल ओवर द वर्ल्ड में, तो फाइनेंशियल एनालिस्ट मॉर्निंग स्टार ने ये एस्टिमेट किया, जिनके पास एक एडवाइजर थे उन्होंने 2 से 3% बेटर रिटर्न्स अचीव किया है कंपेयर टू अदर्स। और इवन फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म्स जैसे AON और भी फाइनेंशियल कंसल्टिंग फर्म्स ने भी ये एनालाइज किया है कि 2009 से 2010 के बीच में जिनके पास एक प्रोफेशनल एडवाइजर थे, उन्होंने 2.72% बेटर परफॉर्म किया है उनके कंपैरिजन में जिनके पास कोई भी प्रोफेशनल एडवाइजर नहीं थे। लेकिन ऑथर ये नहीं कहते हैं कि आपको बस रैंडमली किसी को चूज कर लेना है और उसे अपना एडवाइजर बना लेना है। ऑथर 4 चीजें करने के लिए कहते हैं जो बहुत ही बेसिक है बिफोर किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को पिक करने से पहले। नंबर 1,
फिजिकल इंटरव्यू, आपको मेक श्योर करना है कि आप इन डेप्थ मीटिंग जरूर करें अपने होने वाले एडवाइजर से। दूसरा, क्रेडेंशियल्स एंड पास्ट परफॉर्मेंस, उनके करियर स्पैन को डेफिनेटली चेक करिए और कंफर्म भी कराए कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है पिछले लास्ट 5 to 10 ईयर्स में। नंबर 3 है इन्वेस्टमेंट फिलोसफी। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके एडवाइजर का इन्वेस्टमेंट फिलोसफी कैसा है, क्या वो ज्यादा अग्रेसिव है या फिर ज्यादा वो कंजर्वेटिव है। उसे आपको मैच कराना है अपनी पर्सनालिटी से, जिससे दोनों के मिक्सचर से आप अपना गोल अचीव कर सके। चौथा है कम्युनिकेशन स्टाइल, इसलिए क्योंकि वो आपके कोच भी होने वाले हैं और दोनों का कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो कि जब क्राइसिस आए तो वो आपका फोन ही पिक करना बंद कर दे। ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी बहुत मैटर करती है, इसीलिए ध्यान से ही आप एडवाइजर चूज करें। तो पहला स्ट्रेटेजी में हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टर के बारे में सीखा, कैसे ओवर कॉन्फिडेंस बायस एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर आपके लिए ठीक नहीं है अगर आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसे कमाने हैं तो। लेकिन मैं इस सोल्यूशन से पर्सनली एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे खुद इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है और मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन अगर आप एक अपर मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास इनकम ब्रैकेट में आते हैं और आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू ऑथर एक एक्सपर्ट आपकी बहुत हेल्प कर सकता है और आपकी टाइम को बचा सकता है, जिससे कि आप अपने बिजनेस या जॉब में फोकस कर सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। वरना आप डिफरेंट बुक्स, वीडियोस, कोर्सेस एंड इवन ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्री में, जो मैं आपको रिकमेंड भी। दूसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है हाउ टू आइडेंटिफाई अ पोटेंशियली रिस्की कंपनी। स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो ये बहुत जरूरी है कि आपको सही कंपनी चूज करनी आनी चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रिस्की कंपनी को फिल्टर आउट करना है। ऑथर ने बहुत ही सिंपल रूल क्रिएट किया है किसी भी कंपनी को पोटेंशियली प्रॉफिटेबल या रिस्की में डिवाइड करने का। वो है बाय एनालाइजिंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बेसिकली ऑथर रेकमेंड करते हैं कि आपको फाइनेंशियल रेशियोज को देखना है जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर, और इससे आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस कंपनी के बारे में और आपका टाइम भी बचता है। और एज अ बिगिनर ये काफी इजी टू लर्न है। देखिए, हर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने शायद इनकी पढ़ाई नहीं की है, और इसीलिए फाइनेंशियल रेशियोज हमें कंपनी की डेटा शेयर करती है जो आम व्यक्ति भी देख सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। कुल मैं आपको 4 इश्यूज के बारे में समझाऊंगा, जिससे कि आप किसी भी कंपनी की स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। और ये काफी सिंपल टू लर्न है। सबसे पहले आपको सेक्टर चूज करना है कि आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने चूज किया है IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज। तो पहला रेशियो जो आपको चेक करना है वो है अर्निंग्स पर शेयर। इसके नाम से हम समझ सकते हैं कि ये रेशियो हमें ये बताता है कि एक कंपनी कितना कमाती है एक शेयर से। EPS निकालना बहुत ही इजी है। आपको नेट इनकम माइनस प्रिफर्ड डिविडेंड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। अर्निंग्स पर शेयर में मान लेते हैं कंपनी ने अगर 100 करोड़ का नेट इनकम अचीव किया है और कुल 10 करोड़ शेयर्स अवेलेबल हैं, तो पर शेयर उस साल उस कंपनी ने 10 रुपए कमाया है। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि EPS क्यों इंपॉर्टेंट है एक इन्वेस्टर के लिए। नंबर 1, ये एक टूल की तरह काम करता है ये पता करने के लिए कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। दूसरा, हायर EPS ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी ज्यादा होगी फ्यूचर में, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये आपको रिफ्लेक्ट करता है कि हो सकता है कि ऐसा होगा। और एक कंपनी जिसकी EPS हर साल एक कांस्टेंट तरीके से इंक्रीज हुई है, उस कंपनी पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। और जिन कंपनी की EPS बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रही है, वैसे कंपनी को आपको अवॉइड करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में IT सेक्टर में सबसे अच्छा मार्केट कैप से TCS बहुत अच्छा कर रही है, ऑलमोस्ट 26.85 रुपीज का, यानी इनके एक शेयर ने 26 रुपए कमा कर दिया है। अगर आप 5 साल का EPS ग्रोथ रेट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 9.32 है एंड लास्ट एक साल में 19.68। इस डेटा से आप बाकी कंपनी के भी EPS देख सकते हैं। तो नेक्स्ट रेशियो है PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये रेशियो हमें ये बताता है कि किसी कंपनी की शेयर प्राइस क्या एक्सपेंसिव है या फिर सस्ती है। सिंपल शब्दों में PE रेशियो ये बताता है कि मार्केट कितना पे करने के लिए रेडी है एक शेयर उस स्पेसिफिक कंपनी की बेस्ड ऑन उसके पास्ट एंड फ्यूचर अर्निंग से। PE रेशियो का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। मार्केट प्राइस यानी उसका अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है एक शेयर का, और अर्निंग्स पर शेयर अभी हमने सीख ही लिया कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसे एग्जांपल समझते हैं। एक्स कंपनी का अभी एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज, उसका अर्निंग्स पर शेयर है 10 रुपीज, तो PE रेशियो निकलेगा 100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10। अब ये 10 क्या कहता है आपको? बेसिकली ये बताता है कि एक इन्वेस्टर 10 रुपए पे करने के लिए रेडी है उस कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए।
ईपीएस की तरह ही पी रेशियो भी हमेशा आपको सेम इंडस्ट्री में ही कंपेयर करे, जिससे अगर दो कंपनीज है जैसे आईटी सेक्टर में जिसका एक का पी रेशियो है 20, दूसरे का है 15, तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि 20 रुपीज वाला कंपनी का फ्यूचर अर्निंग ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आज रेडी है 20 रुपीज पे करने के लिए। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और जनरली हायर पी रेशियो कंपनीज पर ये प्रेशर भी रहता है कि उन्हें अच्छा परफॉर्म करना है, जो एक इन्वेस्टर के लिए रिस्की भी हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टीसीएस का पी रेशियो अच्छा है बाकी लार्ज कैप कंपनी से। तीसरा फाइनेंशियल रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो ये बताता है कि आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स से कितने पैसे लगे हुए हैं। आउटसाइडर्स यानी जिसने कंपनी को लोन दिया है एंड इनसाइडर यानी जिसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो किसी कंपनी का उनके ऊपर लोन कितना है और कंपनी की इक्विटी कितनी है ये बताता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो में इन्फोसिस का सबसे बेस्ट है 7.23, उसके बाद टीसीएस है 8.70। चौथा है रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। जैसा कि आप इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो का मतलब है कि वो कंपनी अपने इक्विटी से कितने पैसे कमाती है इन टोटल। अगर एक कंपनी 100 रुपए इन्वेस्ट करती है अपने इक्विटी से और कंपनी ने 20 रुपए कमाए हैं, देन उस कंपनी का ROE या रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ 20%। ROE का फॉर्मूला भी काफी इजी है, नेट इनकम को डिवाइड करना है टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी से। तो जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि टीसीएस सबसे ज्यादा ROE दिया है अपने कंपटीशन से, और रिटर्न ऑन इक्विटी को वॉरेन बफेट बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो मानते हैं। वैसे तो और भी बहुत तरीके के रेशियोज हैं जो हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हमने 4 फाइनेंशियल रेशियोज को समझा। पहला है ईपीएस, दूसरा है पी रेशियो, तीसरा है डेट टू इक्विटी रेशियो, चौथा है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, जो हमें हेल्प करता है अपने लिए स्टॉक को चुनने में। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी स्टॉक को चूज करते हैं तो मेक श्योर करिए आप इन 4 फाइनेंशियल रेशियोज को डेफिनेटली कंपेयर करें सेम इंडस्ट्री के कंपनीज से। तीसरा स्ट्रैटेजी जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है कस्टमाइज योर इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल गोल्स। ऑथर डैनियल क्रॉसबाई ये कहते हैं कि हमेशा महंगे प्राइस वाला शेयर्स ही सबसे बेस्ट नहीं होते हैं, हमें प्राइस से ज्यादा वैल्यू पे फोकस करना चाहिए। और जब बात आती है किसी भी स्टॉक को खरीदने की तो हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस पर, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं फॉर इन्वेस्टर। लोग एक्सपेंसिव चीजों को ये समझते हैं कि जस्ट बिकॉज ये महंगा है तो डेफिनेटली ये उतना ज्यादा वैल्यूएबल भी होगा। लेकिन इसी फैक्टर को गलत प्रूफ करने के लिए स्टैनफोर्ड में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जिसमें पार्टिसिपेंट्स के ब्रेन के एक्टिविटी को MRI मशीन में मॉनिटर किया गया। उन पार्टिसिपेंट्स के सामने 2 वाइन्स थी और उन्हें ये बताना था कि दोनों वाइन्स में से बेटर कौन सा था। जिस वाइन को रिसर्चर ने ये कहा कि ये एक्सपेंसिव इंपोर्टेड वाइन है, उसे टेस्ट करते वक्त पार्टिसिपेंट के ब्रेन में प्लेजर ज्यादा एक्टिव हो गया कंपेयर टू जिस वाइन को रिसर्चर ने सस्ता बोला था। लेकिन वो दोनों ही वाइन सेम ब्रांड के थे, सेम प्राइस के। और ऑथर कहते हैं कि ये गलती हम इन्वेस्टर भी करते हैं। तो उन्होंने 2 डिफरेंट टर्म्स को यूज किया है स्टॉक्स को कैटेगराइज करने में। पहला है ग्लैमर स्टॉक्स, जो यूजुअली नए स्टार्टअप्स एंड फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनका प्राइस बहुत जल्दी बढ़ता है और काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है आने वाले 5 से 10 सालों में, और ये बता पाना कि कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है ये काफी मुश्किल भी है। दूसरा स्टॉक होते हैं वैल्यू स्टॉक। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक पैसे कमाते रहना है तो आपको वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। वैल्यू स्टॉक उन स्टॉक को कहते हैं जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी जिस स्टॉक में पोटेंशियल ज्यादा होता है बढ़ने की और उस कंपनी की फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छी होती है। वैल्यू स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे ज्यादा सेफ होते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है स्टॉक मार्केट में। और इसी पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो इस बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है वो है अपने गोल के अकॉर्डिंग आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि लोगों के ओपिनियंस के ऊपर। अगर आप अभी यंग है देन आपको रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आप अभी रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी लेट 30s में है, क्योंकि कुछ ही सालों में आपके बच्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी उनके हायर एजुकेशन के लिए, देन आपको सेफर ऑप्शन में चूज करना चाहिए। जरूरी ये है कि आपको अपना गोल्स पता होना चाहिए। तो पहला स्टेप है सेल्फ इवैल्यूएशन का। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी करंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, जैसे इनकम कितनी है आपकी, आपके एक्सपेंसेस कितनी है, आपके ऊपर लोन कितना है, आपने रियल एस्टेट में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। क्योंकि जब आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेंगे तभी आप ये कह पाएंगे कि मैं महीने के इतने इन्वेस्ट कर सकता हूँ।
यानी आप डायरेक्टली ये चूज नहीं कर सकते हैं कि हर महीने में 30,000 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप एक्चुअली महीने के कितने सेव कर पाएंगे। दूसरा स्टेप है डिफाइन गोल्स। आपको अपना गोल पता होना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। किसी के लिए गोल हो सकता है रिटायरमेंट फंड एलोकेट करना, वो जल्दी रिटायर होना चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करने के लिए। किसी के लिए घर लेना टॉप गोल है, किसी के लिए अपना लोन खत्म करना सबसे इंपॉर्टेंट गोल है, और हो सकता है किसी के लिए स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम बिल्ड करना उनका मेजर गोल है। तो बहुत जरूरी है कि आपका गोल डिफाइन कर ले आप। और इसमें एक और स्टेप है रिस्क का, यानी उस गोल को अचीव करने के लिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं। और आखिरी स्टेप है पिक योर इन्वेस्टमेंट। मेनली आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड, बॉन्ड्स, एफडीज, इनमें आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है आपके लिए, ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है। स्टॉक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आप ये उम्मीद करते हैं कि 14 से 16% का रिटर्न्स आप अचीव कर सकते हो। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 10 से 12% का रिटर्न मिल सकता है, और बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप 5 to 7% रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। इसीलिए बेस्ट है कि आप डाइवर्सिफाई करें अपने इन्वेस्टमेंट को, यानी आप कुछ परसेंटेज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कुछ परसेंटेज आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, थोड़ा बहुत आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें। एफडीज में आपको मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएफ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए एक टास्क मैं आपको ये दूंगा कि अगर एक व्यक्ति है जो 30 साल का है, उसकी सैलरी है 80,000 रुपीज, मंथली एक्सपेंसेस और ईएमआई मिलाकर 50,000 रुपीज उसके चले जाते हैं, और बाकी के 30,000 रुपए उसे इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि वो 30,000 को कैसे इन्वेस्ट करें। उनका गोल है विद इन 10 ईयर्स उनका ऊपर से लोन खत्म करना और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ना। तो ये थे 3 लेसन जो मैंने। तो अगर इस वीडियो को मैं आपको समराइज करूं तो सबसे पहले हमने सीखा नंबर 1 ओवर कॉन्फिडेंस बायस एंड फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। हमें लगता है कि हम जो भी डिसीजंस लेंगे वो सही ही होगा और बाकियों से आपका पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म करेगा, और इसी वजह से आप बहुत बार गलत डिसीजन भी लेते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम भी होती है। ऑथर ने सजेस्ट किया है कि आपको किसी एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकें तो। एक सही एडवाइजर आपके लिए हेल्प कर सकता है आपके प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप खुद ट्राई करिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स की कंट्रोल आप अपने ऊपर रखिए और राइट कंटेंट कंज्यूम करिए। दूसरा हमने सीखा फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में, जो हमें हेल्प करता है राइट कंपनीज चूज करने के लिए, और हमेशा आपको फाइनेंशियल रेशियोज सेम इंडस्ट्री वाले कंपनीज के साथ ही कंपेयर करना चाहिए जो कि फेयर है, जिससे कि आपको राइट कंपनी चूज करने में इजी रहेगा। हमने कुल 4 फाइनेंशियल रेशियो सीखा। नंबर 1 ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर, नंबर 2 पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, नंबर 3 डेट टू इक्विटी रेशियो, नंबर 4 आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। तीसरा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी हमने सीखा है कि अपने गोल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे कि फ्यूचर में आपके पास हमेशा पैसे रहे उन स्पेसिफिक कामों के लिए जिनके लिए पैसे की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है, और तीसरा आपको राइट इन्वेस्टमेंट चूज करना है और उसे डाइवर्सिफाई भी करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी और आपने कुछ जरूर नया सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपने एक भी नया कॉन्सेप्ट सीखा है इस वीडियो से तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करिए और कमेंट में मुझे आप अपनी राय जरूर शेयर करिए।